कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समुदाय है जिसकी तुलना यूरोप के ग्रीक और रोमन से की जाती है। जी हाँ, ये स्रोत सामग्री में बताया गया है। तो आज हम यादव समुदाय के इसी विशाल और बेहद दिलचस्प इतिहास की गहराई में उतरेंगे, उनकी पौराणिक कथाओं से लेकर आज की उनकी पहचान तक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर ये यादव हैं कौन? इसी सवाल का जवाब हमें उनके पूरे इतिहास और उनकी पहचान की गहराई तक ले जाएगा। आज हम कहां चलेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर हम उनकी पौराणिक वंश परंपरा में गोता लगाएंगे, उनके बनाए गए बड़े बड़े साम्राज्यों को देखेंगे, उनकी बहादुरी के किस्से सुनेंगे और आखिर में हम आज के समय में उनकी पहचान और उनकी एक खास मांग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पड़ाव और समझते हैं कि इस समुदाय की पहचान की नींव क्या है। देखिए, किसी भी समुदाय की पहचान ना अक्सर उसके नाम में ही छिपी होती है। यहाँ भी ऐसा ही है। यादव या यदुवंशी नाम ये हमें सीधा पौराणिक राजा यदु से जोड़ता है, और वहीं जो अहीर नाम है वो संस्कृत के शब्द अभीर से आया है, जिसका मतलब है निडर, फियरलेस। तो ये नाम ही अपने आप में एक पूरी विरासत की कहानी बयां कर देते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब भी यूरोप के इतिहास की बात होती है तो ग्रीक और रोमन का जिक्र सबसे पहले आता है ना, क्योंकि उन्होंने वहां की सभ्यता की नींव रखी। तो स्रोत के मुताबिक भारतीय इतिहास में यादवों का भी कुछ वैसा ही गहरा और मौलिक प्रभाव रहा है। यह सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के बनने की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और संख्या के लिहाज से देखें तो सोर्स बताता है कि ये समुदाय भारत की कुल आबादी का करीब 22% हिस्सा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, जो देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में उनके महत्व को साफ दिखाती है। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है, उनका प्रभाव भी देखिए। स्रोत हमें ये आंकड़े दिखाता है कि देश के सबसे अहम क्षेत्रों में भी उनका बड़ा योगदान है। भारतीय सेना में 16% और व्यापार जगत में लगभग 13% की भागीदारी। ये दिखाता है कि वो राष्ट्र निर्माण में कितनी सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उन पौराणिक कथाओं की दुनिया में जहां इस समुदाय की जड़ें सीधे देवताओं से जाके जुड़ती हैं। स्रोत के अनुसार इनका वंश सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि वेदों और पुराणों जैसे हमारे पवित्र ग्रंथों में भी दर्ज है। मतलब इनकी वंशावली सीधे देवताओं तक जाती है, जो इन्हें भारत के सबसे प्राचीन वंशों में से एक बनाते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये उस अद्भुत वंश वृक्ष को दिखाती है। कहानी शुरू होती है भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि अत्रि से। उनसे जन्म हुआ चंद्रदेव का, और यहीं से चंद्रवंश की शुरुआत हुई। इसी चंद्रवंश में आगे चलकर हुए महाराजा यदु, जिन्होंने यादव वंश की नींव रखी। और फिर इसी महान वंश में वृष्णि कुल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम ठोस जमीन पर यानी इतिहास की तरफ आते हैं और उन साम्राज्यों और राज्यों को देखते हैं जिनकी इन्होंने स्थापना की थी। इनका शासन किसी एक छोटे मोटे इलाके तक सीमित नहीं था। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, देवगिरी के शक्तिशाली सेउण राजवंश से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, उत्तर में नेपाल और यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के अभिसार राज्य तक यादवों ने हर जगह अपनी शक्ति का परचम लहराया था। और इनकी शक्ति का जो सबसे बड़ा केंद्र था वो था ये भव्य किला देवगिरी, जिसे आज हम महाराष्ट्र में दौलताबाद के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं, ये यादव साम्राज्य की ताकत और उनकी समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक थी। लेकिन यादवों का इतिहास सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों और राजा महाराजाओं का नहीं है। ये इतिहास साहस, वीरता और बलिदान की कहानियों से भी भरा पड़ा है। तो चलिए अब उनकी वीरता की इस गाथा में चलते हैं। इतिहास के पन्नों में इनकी बहादुरी के अनगिनत किस्से दर्ज हैं। सोचिए, 1739 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोई बोलने तक की हिम्मत नहीं करता था, तब वीरन अल्लुमुत्थु कोने ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। फिर 1857 की क्रांति में राव तुलाराम एक बड़े नायक बनकर उभरे, और 1962 में रेजांगला की उन बर्फीली चोटियों पर जो हुआ, वो तो आज भी भारतीय सेना के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना माना जाता है। और अब जरा रेजांगला की उस लड़ाई पर ध्यान देते हैं, जिसे सैन्य वीरता की एक बेमिसाल, मतलब एक अविश्वसनीय मिसाल माना जाता है। ये आंकड़े ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। एक तरफ 13 कुमाऊं का वीर अहीर, सिर्फ 114 सैनिक, और दूसरी तरफ चीनी सेना के 1300 से भी ज्यादा सैनिक। स्रोत के मुताबिक हमारे सिर्फ 114 सैनिकों ने 1300 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था।
ये सिर्फ साहस नहीं, ये साहस की पराकाष्ठा थी। इनकी बहादुरी इतनी असाधारण थी कि इसने इतिहास रच दिया। सोर्स के अनुसार ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि दुश्मन सेना ने भी अपने सामने लड़ने वाले सैनिकों के शौर्य को, उनकी वीरता को आधिकारिक तौर पर सलाम किया हो। और शौर्य का यही इतिहास है जो सीधे सीधे समुदाय की आज की पहचान और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग को प्रभावित करता है। 1962 के उन वीर शहीदों की याद को जिंदा रखने के लिए आज भी रेजांग ला स्मारक और अहीर धाम गर्व से खड़े हैं। ये सिर्फ स्मारक नहीं है, ये उस अदम्य साहस और बलिदान की जीती जागती कहानियां हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। स्रोत में संसद में दिए गए एक भाषण का ये शक्तिशाली उद्धरण भी है। अहीर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडलों से झोली भर देंगे और गोली कहीं से भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। ये शब्द सीधे सीधे अतीत की सैन्य सेवा को आज की एक बड़ी राजनीतिक आकांक्षा से जोड़ते हैं और इसी वीरता के गौरवशाली इतिहास की नींव पर एक समर्पित अहीर रेजिमेंट की मांग उठती है। इसके समर्थक मानते हैं कि ये मांग पूरी तरह से जायज है। उनके लिए ये अपने पूर्वजों के उस बेमिसाल बलिदान का सच्चा सम्मान होगा। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं, जब किसी समुदाय की नींव इतने शानदार और गौरवशाली इतिहास पर टिकी हो तो उसके भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विरासत और भविष्य की उम्मीदों के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।